दोस्तों, इतिहास में कई योद्धा हुए जिन्होंने अपने दम पर लड़ाइयों का रुख पलट दिया, लेकिन आने वाली पीढ़ियां शायद ही यकीन करें कि सिनेमा के पर्दे पर भी एक महानायक था जो अपने दम पर फिल्मों की किस्मत पलट दिया करता था। हम बात कर रहे हैं अमिताभ बच्चन की, जिन्होंने 81 की उम्र में भी एक्टिंग, एनर्जी और स्टारडम की वो नुमाइश की है जो शायद साल 1981 के उनके पीक ईयर में भी नहीं दिखा होगा। आपने अपनी गर्भ में एक भगवान को स्थान दिया है, मैं पहचानूंगा। इन दिनों हर तरफ मैथोलॉजिकल साइंटिफिक फिक्शन कल्कि 2898 AD की चर्चा है, जिसने दूसरे वीकेंड तक पॉपुलैरिटी और कमाई के दर्जन भर नए रिकॉर्ड बना डाले। युद्ध तो हर दिन होता है, पर महायुद्ध सबसे कड़ी परीक्षा होता है। सोचने की बात यह है कि न तो यह फिल्म सभी दर्शक वर्ग को अपील कर रही है और न ही हाईटेक इफेक्ट्स का ओवरडोज बड़े बूढ़ों को रास आ रहा है। फिर भी इस फिल्म में ऐसा क्या है कि इसने शुरुआती कमाई में बाहुबली, RRR, KGF 2, गदर से लेकर पठान और जवान तक की कमाई को पीछे छोड़ दिया है। और जिन लोगों ने फिल्म देख ली है उनका जवाब एक ही है, सिर्फ और सिर्फ बिग बी। मैं पहचानूंगा। दोस्तों, साउथ के सुपरस्टार प्रभास को फिल्म का हीरो और सेंट्रल कैरेक्टर कहा जा रहा था, लेकिन अमिताभ बच्चन के इस ऐतिहासिक किरदार के आगे वो कहीं नहीं टिकते। 81 की उम्र में पहली बार अमिताभ बच्चन लार्ज स्केल पर किसी मैथोलॉजिकल लीजेंड के रोल में दिख रहे हैं और उनकी अदाकारी ने जो प्रभाव दिखाया है उस पर लोग पूछ रहे हैं, अब तक कहाँ थे महाराज, ऐसे रोल पहले क्यों नहीं किए। कई क्रिटिक्स का तो यहाँ तक मानना है कि अगर अमिताभ ने ऐसे रोल से परहेज न किया होता तो 90 के दशक और उसके बाद उन्हें जो बुरे दिन देखने पड़े थे वो भी पलट जाते। खैर, ऐसा क्यों नहीं हुआ इस पर आगे चर्चा करेंगे, लेकिन एक आध मिनट में ही जरा फिल्म की कहानी समझते चलिए। यह फिल्म महाभारत के बैकग्राउंड में अमरत्व का वरदान नहीं बल्कि श्राप पा चुके अश्वत्थामा और हिंदू मैथोलॉजी के मुताबिक भविष्य में होने वाले विष्णु के 10वें अवतार भगवान कल्कि को लेकर बुनी गई एक साइंटिफिक फिक्शन है। हालांकि कल्कि अवतार से पहले ही फिल्म खत्म हो जाती है, लेकिन 3 घंटों में वह हमें जिस दुनिया में रखती है वो आज से करीब 1000 साल बाद की दुनिया है। सारे शहर नष्ट हो चुके हैं सिवाय काशी के। वहां भी गंगा सूख चुकी है और ऑक्सीजन नहीं है। इंसानियत का दम घुट रहा है और किसी औरत का गर्भ धारण करना आश्चर्यजनक घटना मानी जा रही है। बुरी शक्तियों का स्वामी यानी यास्किन, जिसकी अपनी दुनिया है जिसे कॉम्प्लेक्स कहते हैं, वह औरतों के गर्भ से सीरम निकालकर खुद में इंजेक्ट करते हुए सदियों से जिंदा है। भैरवा के रोल में प्रभास एक बाउंटी हंटर है जो पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है। यास्किन के कॉम्प्लेक्स में प्रवेश करना उसका सपना है। उस कॉम्प्लेक्स के लैब में गर्भवती सुमति यानी दीपिका पादुकोण अपने बच्चे को जन्म देने के लिए वहां से भाग निकलती है और बुरी शक्तियां उसे पकड़ने के लिए हर दांव लगाती हैं और भैरवा को भी लगा देती हैं। और यहीं पर सुमति और उसके गर्भ में पलने वाले कल्कि को बचाने के लिए आते हैं अश्वत्थामा यानी अमिताभ बच्चन। मैं पहचानूंगा। उसके बाद पूरी फिल्म अमिताभ और प्रभास के फाइटिंग सीन से भरी है और एक एक सीन रोमांचित करने वाला है। क्योंकि अश्वत्थामा अमर है, ऐसे में उस पर भैरवा की कोई टेक्नोलॉजी, कोई जादुई शक्ति असर नहीं दिखाती और अमिताभ प्रभास से कहीं ज्यादा तालियां बटोरते चलते हैं। बहुत हो गया। सुमति के बच्चे के जन्म से लेकर यास्किन के अंजाम तक
कई चीजें अधूरी छोड़ने का मतलब है कि इस फिल्म का दूसरा पार्ट भी जल्द ही आएगा। लेकिन यहाँ तक कि साई-फाई अगर लोगों को 3 घंटे तक बांधे रखती है तो उसकी वजह अमिताभ का लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर और उनका सिनेमैटिक करिश्मा ही है। पता है आप कितने लोगों को बचा सकते हो? एक की रक्षा करनी, केवल एक। दोस्तों, अगर आपको महाभारत या हिंदू मैथोलॉजी की समझ नहीं है तो आपको फिल्म भी समझ नहीं आएगी। फिल्म के आधे भाग तक तो मुझे भी समझ नहीं आया कि हो क्या रहा है, लेकिन इंटरवल से पहले जैसे ही अश्वत्थामा यानी अमिताभ बच्चन की एंट्री होती है, फिल्म रॉकेट बन जाती है। मैं बचा लूंगा। एक बड़ी बाउंड्री। 600 करोड़ रुपए में बनी अब तक की सबसे महंगी फिल्म इस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म भी बन गई है। इसने 11 दिनों में जवान की कमाई का हाईएस्ट रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। फिल्म ने पहले दिन देश भर में 95 करोड़ से खाता खोला था, दूसरे दिन 59 करोड़, तीसरे दिन 66 करोड़, चौथे दिन 88, पांचवें दिन 43, छठे दिन 34 और 7वें दिन 22 करोड़ की कमाई की थी। 8वें और 9वें दिन भी कमाई औसतन 20 करोड़ से ऊपर ही रही और इस तरह फिल्म ने 9 दिनों में कुल 432 करोड़ के साथ बाहुबली और पठान को पीछे छोड़ दिया था। बीते शनिवार यानी 10वें दिन 35 करोड़ और 11वें दिन यानी कल संडे को 45 करोड़ की कमाई के साथ फिल्म ने देश भर में 538 करोड़ रुपए कमा लिए थे। जबकि अमेरिका और दूसरे फॉरेन मार्केट की कमाई जोड़ लें तो दूसरे संडे तक इस फिल्म ने कुल 930 करोड़ कमाए थे, जबकि शाहरुख की फिल्म जवान ने 855 करोड़ ही कमाए थे। हालांकि क्या कल की आगे भी यह रिकॉर्ड कायम रख पाएगी ये कहना मुश्किल है। जैसा कि हमने पहले ही बताया, फिल्म ओवरऑल ऑडियंस को अपील नहीं कर रही है। अब इस सवाल पर लौटते हैं कि अमिताभ ने पहले ऐसे लेजेंडरी रोल क्यों नहीं किए। तो इसकी कई वजह हैं दोस्तों, कुछ पर्सनल, कुछ पॉलिटिकल और कुछ बिजनेस गुडविल के कारण। अमिताभ के शुरुआती 2-2.5 दशक कांग्रेसी वैचारिक धरातल पर बीते थे और इसी आइडियोलॉजी से उन्होंने 2-3 साल तक राजनीति भी की थी। गांधी परिवार से उनके रिश्ते जग जाहिर हैं। दीवार से लेकर कुली तक सरकार के सेकुलर एजेंडे का दबाव उनके किरदारों पर भी देखा जा सकता है। उस पर से सलीम जावेद ने जो भी बेहतरीन कहानियां लिखी, उनमें अमिताभ की छवि एक नास्तिक हिंदू या कट्टर सेकुलर की ही रही। लेकिन 1997 में बोफोर्स कांड के साथ ही गांधी परिवार से दूरियों और 2010 के बाद से मोदी के करीब जाने के साथ ही उनकी वैचारिकता में भी बदलाव आया है। उनकी कुछ एक फिल्मों में यह दिखा भी है और अब तो वह कई हिंदू मैथोलॉजिकल रोल कर रहे हैं। यानी एक सच्चा सेकुलर होने का मतलब यह कतई नहीं कि हम दूसरे धार्मिक किरदारों या संकेतों से परहेज करें। खैर, वजह जो भी हो दोस्तों, एक बात साफ है कि यह एंग्री यंग मैन अब एंग्री ओल्ड मैन के किरदार में भी उतना ही करिश्मेटिक है और नई पीढ़ी पर भी अपना सिक्का जमा सकता है। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, नमस्ते, आभार और चलते चलते इस नाचीज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। बस बहुत हो गया।